हाँ, केपलर। ठीक, चलो भाई लोग, सबसे पहले क्या डालेंगे? क्या चैप्टर का नाम है? ग्रेविटेशन। क्या है? शुरू करें? सबसे पहली कौन सी हेडिंग है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सब लोग ध्यान से देखिए भाई, फोकस हो। न्यूटन्स लॉ, इससे पहले देखा है? देखा है? अबे और छोटी क्लासों में देखा है? नहीं देखा है? ध्यान से देखा जाए। देखो, जैसे कोई भी साइंटिस्ट लॉ देते हैं तो ऐसा नहीं कि सुबह उठे ऐसे लॉ दे दिए, ऐसा तो होता नहीं। बोलो कि कमोड में बैठे हो लॉ दे दिए, ऐसा? वो क्या करते हैं? नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। नेचर क्या करते हैं? और नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ ना कुछ उनको रिजल्ट मिलता है कि ऐसा हो रहा है, तो चलो ये बता देते हैं। भाई आप कोई भी चीज, कोई भी घटना अगर आप देखते हो ये चीज होती है तभी तो बताते हो ना। ऐसे थोड़ी कि मन में आए बोल दिए, ऐसा थोड़ी ना है कि लड़की गिर गई स्कूटी से। अबे देखे होगे ना, बोलो। लड़के भी गिरते हैं आजकल, तो लड़के स्कूटी पे आ गए बाइक छोड़ के, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं। आजकल लड़कों से कहो, पापा कहते हैं कौन सी गाड़ी दिलाए, कहीं स्कूटी दिला दीजिए, और कहते हैं वो ओला वाली दिला दीजिए। कोई है ओला वाला? अच्छा वो है क्या? इलेक्ट्रिक वाली। ये देखो, पता नहीं इन लोग क्या हो गया, बाइक अब लेवे नहीं करते। क्या नहीं लेते हो बाइक? हाँ, अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक जो बाइक होती है उससे पोल्यूशन नहीं होता है? इलेक्ट्रिक बाइक से पोल्यूशन नहीं होता है? आपके लिए एक क्वेश्चन ही बताइए जरा, जितना पोल्यूशन अगर आप देखो पेट्रोल या डीजल से होगा, बस फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रिक हवा में बन जाता है क्या? अबे कहीं तो कोयला जल रहा होगा, कहीं तो धुआं निकल रहा होगा, वो पोल्यूशन नहीं है। बस ये कि कहीं इंटीरियर में निकल रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बनी। पोल्यूशन तो हो ही रहा है ना, ऐसा नहीं पोल्यूशन नहीं हो रहा है। बस ये है कि कहीं जंगल में प्लांट लगा होगा, पावर प्लांट लगा होगा, वहां पे हो रहा होगा। शहर में नहीं हो रहा है तो हमें लगता है कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक से धुआं निकल ही नहीं रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं। कहीं तो हो रहा होगा पोल्यूशन, तो पोल्यूशन तो हो रहा है, बस ये है कि कहीं दूर हो रहा है, हो जरूर रहा है। हाँ, सोलर पैनल ऐसे पीठ में टांग लो, गाड़ी चलेगी, और क्या, चार्जिंग भी लगा दो। हाँ, कितना सही रहे बोलो। एक तो पैनल ऐसे टांग लो, खोस लो, गाड़ी चलती रहे, चार्ज भी होती रहे। बोलो, चलो इधर ध्यान दो। तो न्यूटन ने एक चीज ऑब्जर्व करी, अपने प्लैनेटरी मोशन को अगर देखो तो प्लैनेटरी मोशन में हमने ये देखा कि एक सेंट्रल बॉडी है सन, जिसने जितने भी प्लैनेट उसके अराउंड हैं सबको पकड़ के रखा है। वो हम कैसे समझे कि पकड़ के रखा है कि नहीं रखा है? तो हमने ये चीज देखा कि कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए एक धागे में ईंट बांधते हैं, धागे में ईंट बांधते हैं जिसको हम लोग लंगड़ कहते हैं, कहते नहीं? और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये बताओ उस वो जो ईंट है वो कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। कैसा मोशन कर रहा है? और वो सर्कुलर मोशन किसके बदौलत कर रहा है? तो कहोगे सर ये जो स्ट्रिंग लगी है, ये जो क्या है, बोलो सही है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इसका मतलब मेरी सेंट्रल बॉडी कौन है? ये है। ये इसको बार 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 ये हाथ का मूवमेंट इसको क्या करा रहा है? गोल गोल घुमा रहा है, बोलो सही। और ये बार बार आपका हाथ का मूवमेंट इसको देखो किधर की ओर खींच रहा है, ईंट को किधर की ओर खींच रहा है? सेंटर की ओर। किधर की ओर खींच रहा है? तो सेंटर की ओर खींच रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये बॉडी अराउंड 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 क्या कर रही है? घूम रही है। अगर किसी तरीके तुमने बॉडी को बहुत तेज घुमाया और रस्सी ब्रेक हो गई, तो जहां पे रस्सी ब्रेक होगी वहीं पे ईंटा टेंजेंशियल डायरेक्ट, जैसे ये मान लो ऐसे घुमा रहे, ऐसे ईंट आया, ईंट आया, ऐसे ईंट जा रहा है, रस्सी टूटी तो किधर भागेगा? सीधे भागेगा कि नहीं भागेगा? बोलो। कब तक सीधे नहीं भाग रहा था? गोल गोल कब तक था? जब तक एक सेंट्रल फोर्स लग रहा था। एक सेंट्रल फोर्स
जैसे ही सेंट्रल फोर्स कटा, ईंट किधर भागा। इससे हमें यह चीज समझ में आ गई कि सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है। इसका मतलब है कि सन कहीं ना कहीं अर्थ को पकड़ के रखा है, तभी घूम रहा है। और कहीं इनके बीच का अगर ये फोर्स अगर खत्म होता है तो अर्थ टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। बोलो सही है कि नहीं। तो हमने एक चीज बिल्कुल ये देखी नेचर में, और अपने यहां पे भी देखो, जैसे ये जमीन है, जमीन क्या है, अर्थ है, जमीन क्या है। और हम ये मार्कर लेते हैं, कुछ भी हाथ में लेते हैं, हम जब छोड़ रहे हैं तो ये सिर्फ किधर भाग रहा है। तो हमको एक चीज ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ यार कोई तो खींच रहा है। कौन खींच रहा होगा, अर्थ का सेंटर। कौन खींच रहा होगा। तो दो चीज क्लियर बिल्कुल होती है कि दो मास अगर कहीं ना कहीं है तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि दो मास हैं, दो क्या हैं, और कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। बोलो सही है। ये दोनों आपस में किससे बंधे होंगे, किससे बंधे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, तो दोनों किससे बंधे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। बोलो सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन वाला टू को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बोलो सही। और M2 को अगर हम देखें तो M2 किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ताली तो एक हाथ से बजेगी नहीं, जितना तुम एक्शन करोगे उतना ही क्या मिलेगा, रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि 2 वाला 1 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सही बात है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना देखो अर्थ और सन को देखो, क्या इनके बीच की डिस्टेंस बदल जा रही है क्या, नहीं। इसका मतलब ये अगर मान लो सन ही अर्थ को ऐसे खींचता तो अर्थ बिल्कुल सन के अंदर चला गया होता, या मान लीजिए अर्थ सन को खींचता तो सन आज करीब में होता। मगर दोनों की जब भी देखो कहीं पर देखो, दोनों की जो डिस्टेंस है ये हमेशा बनी रहती है। बनी रहती, ये कब बनी रहेगी, ये तभी बनी रहेगी जितना फोर्स हम लगाए उतना ही फोर्स तुम लगाओ, तो दोनों की स्टेशनरी बनी रहेगी डिस्टेंस की नहीं। बोलो सही है। इससे ये क्लियर हुआ कि दोनों के बीच अगर हम देखें, इस पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या है, कोई दिक्कत। तो न्यूटन ने अपने सबसे पहले स्टेटमेंट में यह कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जितना बड़ा मास का, जितना बड़ा मास होगा। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर ये बताइए सन तो बहुत बड़ा, अर्थ तो छोटा है, इसका मतलब सन ज्यादा फोर्स लगाएगा अर्थ कम फोर्स लगाएगा। ये लोग कहते हैं, ऐसा होगा क्या, बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझने की कोशिश अगर आप करो, जैसे सपोज करो एक 200 किलो का फोर्स लिए, मास लिए, मान लीजिए इनके बीच कोई सेपरेशन लिए और एक 2 किलो का फोर्स लिए। अब बच्चे कहेंगे कि सर 200 किलो वाला तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, लोगों के अंदर ये सोच आती है। तो देखो हमने क्या कहा कि मान लीजिए ये 1 है और ये क्या है, 2 है, तो 1 वाला 2 को फोर्स लगाएगा और उतना ही फोर्स 2 वाला किसको लगाएगा, ये हम कहते हैं। न्यूटन क्या कहते हैं, अगर 1 2 की बात आती है, किसकी बात आती है, 1 वाला 2 पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेंगे, M1 M2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ये बताओ M1 M2 अगर तुम यहां रखो 200 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 400 न्यूटन। बोलो आएगा कि नहीं। अब अगर हम बात करते हैं 2 1 की, किसकी बात करते हैं, 2 1 का मतलब हुआ M2 M1, 2 1 का मतलब हुआ M2 M1। तो M2 कितना है 2 और M1 कितना है 200, तो कितना आया 400। तो ये बताओ कौन ने, किसने ज्यादा फोर्स लगाया, किसने ज्यादा फोर्स लगाया, किसी ने नहीं लगाया। तो इसका मतलब यह है कि एक भारी मास एक छोटे को जब पकड़ा है तो इसका मतलब दोनों तरफ से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होंगे, बराबर। क्लियर हुआ। कहने का मतलब यह कि सन जितना अर्थ पे फोर्स लगा रहा है अर्थ भी उतना ही सन पे फोर्स है, इसीलिए दोनों की डिस्टेंस क्या है, बनी हुई है। अगर कोई ज्यादा लगाता तो शिफ्ट हो जाता, होता है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट उसने ये बताया न्यूटन ने कि जो फोर्स इनके बीच लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब इसको बोला जाता है बच्चों, ध्यान से अगर देखें तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर, देखो इसको क्या लिख सकते हो, आर की पावर माइनस लिख सकते हो। अब इसको ऊपर करोगे तो क्या लिखोगे, आर की पावर -2 लिखोगे। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कहूं तो ये इनवर्स हुआ,
ये क्या हुआ, और इसके ऊपर क्या लगा दो, तो इसको बोलेंगे क्या, इनवर्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर। क्या बताता है कि आर बढ़ेगा तो एफ क्या होगा, आर घटेगा तो एफ क्या होगा, बोलो होगा। अगर इनके बीच अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, एफ और आर के बीच ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं, क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ेगा एफ वैसे वैसे घटेगा। देखो आर जब जीरो था तो फोर्स ज्यादा था, आर जैसे जैसे बढ़ रहा है फोर्स क्या होता जा रहा है, बोलो दिख रहा है। अगर हम इंफिनिटी पे बात करते हैं, कहां पे बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि आर जो है इंफिनिटी है, तब क्या होगा, इंफिनिटी का स्क्वायर है, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि इंफिनिटी पे अगर कोई मास होगा तो उनके बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो ये दो स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीज पे डिपेंड करेगी, एक किस पे करेगी, प्रोडक्ट ऑफ मास पे, दूसरा उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली स्क्वायर के। बोलो सही है कि नहीं, क्लियर, इतना लिख डालो पहले, ठीक है। चलो आगे देख, मिटा दिया जाए। हाँ बोलो। ये तुम्हारा ये क्वेश्चन, ये हम जरूर डाउट क्लियर करें, थोड़ा सा रुक जा। जो भी देखो बताएं, इतने पढ़ाते पढ़ाते ये चीज हो जाती है कि बच्चों के मन में कुछ खुजलियां होंगी कि ऐसा क्यों होता है। सर अर्थ और सन का तो बीच का अट्रैक्शन आप देख सकते हो। अब ये कहेगा सर मेरे बगल में रुद्र बैठा है, हम दोनों चिपक क्यों नहीं रहे, अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, हो ना चिपको, कोई मना किया है, रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीजें। अभी देखो थोड़ा फॉर्मूला बना लेने तो फिर बताते हैं क्यों ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता क्या करें। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखो ध्यान से, फोकस होके भैया लोगों इधर। अब पहला और दूसरा जो भी चीजें स्टेटमेंट, इन दोनों को एक साथ हमने लिखा, ऐसे लिख सकते हैं। जब दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, m1 m2 अपॉन क्या, r। और एक यहां प्रोपोर्शनल लगाएंगे जिसको बोलते हैं g, क्या बोलते हैं, g अपॉन r। और इस g को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, जिसको बताया किसने था, जिसके बारे में बताया किसने था, कैवेंडिश ने बताया था। समझ में आया, किसने बताया था, समझ गए, हेनरी कैवेंडिश 1798 में बताया था, बहुत पहले। खैर कोई बहुत जरूरी बात नहीं, बस इतना जाने रहो। इसको क्या बोलते हैं, नेचर में जितने भी पार्टिकल, मास, जो भी चीज आपको दिखती है सबके लिए जी क्या होगा, सेम। सबके लिए जी क्या होगा, मतलब किसी के लिए, हमारे आप, पेड़ पौधा, नदी, जो भी चीज आप सोच सकते हो सबके लिए जी क्या होगा, सेम। ठीक, अब इधर फोकस करो। अब अगर हमको एग्जामिनर कहा कि जी का यूनिट बताइए, जी का क्या बताइए, यूनिट बताइए, जी का डायमेंशन बताइए, क्या होगा, ठीक, तो कैसे करेंगे, जी का फॉर्मूला बनाओ बच्चों। जी का फॉर्मूला तुम अगर बनाते हो तो क्या लिखोगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिखोगे कि नहीं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट आर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मास के यूनिट क्या होता है, केजी, मास के यूनिट क्या होता है, केजी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या बन गया, ठीक। अगर सीजीएस में करोगे तो न्यूटन को डाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, केजी को क्या बोलते हैं, ग्राम। तो ये बन गया तुम्हारा सीजीएस में, बन गया कि नहीं बन गया, लिख डालो इतना। सब लोग लिखिए नोट। पहला नोट, नोट नंबर 1, ये हमेशा कैसा होता है,
तो बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, नोट जल्दी जल्दी लिखते जाइए, हम लिख रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज क्या, अट्रैक्टिव, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेट फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, मगर ये वाला क्या होता है, अट्रैक्टिव। दूसरा रिमार्क, अब देखो, अगर तुम ये बताओ सन और अर्थ के बीच कुछ डिस्टेंस होगी, कोई फिजिकल कांटेक्ट है क्या इनका, कि ऐसा थोड़ी ना कि सन से हाथ बढ़ा के ऐसे पकड़ा हुआ है अर्थ, ऐसा है, बीच में कुछ दिखाई देता है, बीच में है क्या, वैक्यूम है, बोलो सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे अगर फोर्स तो लगा रहा है मगर कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है ये, नॉन कांटेक्ट बिहेवियर शो करता है। हाँ, फोर्स तो वेक्टर है, होता है चाहे जहां का फोर्स हो। ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। तीसरा, अब ये बताओ सन से अर्थ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, लगभग 15-16 करोड़ किलोमीटर तो होबे करेगी, इतनी तो होगी ना, कुछ तो 15 करोड़ के आसपास मान लो। अब हम कहते हैं 15-16 करोड़, कौन सा हमें जाना है, बोलो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इतने, और देखो अर्थ तब भी करीब है और प्लेनेट तो और भी ज्यादा दूर है कि नहीं है, तब भी सन उनको पकड़ के रखा है। इसका मतलब बोलेंगे इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। कैसा फोर्स है, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। जो आंखों से देखो, लिखो ना, कैसा फोर्स है, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स। आ गया, आगे चलो। बढ़े भैया लोग आगे देखो, जैसे इस प्लैनेटरी मोशन से ही समझो, ज्यादा सही है। जैसे मान लो ये एक ऑर्बिट है, ये क्या है, बीच में कौन होगा और यहां कौन होगा। अब बताओ ये जो फोर्स लग रहा है, सन कहां पे है, सन सेंटर पे है, सन कहां पे है, और प्लैनेट उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, प्लैनेट उसके अराउंड क्या कर रहे हैं। तो ये फोर्स लग किधर रहा है, तो कहोगे सेंटर की ओर। ऐसे सन उसको पकड़ के रखा है हमेशा, चाहे प्लैनेट इधर हो तब भी पकड़ के रखा है, इधर हो तब भी, इधर हो तब भी, बोलो सही है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ये कैसा फोर्स है, तो बोलोगे सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, लिख लीजिएगा। कैसा फोर्स है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट, फिफ्थ। कैसा फोर्स है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अब ये बताओ सन अर्थ ऐसे ही ले लेते हैं, बोलो ठीक है। अगर हम ये कहते हैं इनके बीच का अगर तुम फोर्स निकालो, इनके बीच का तुम क्या निकालो, फोर्स, ठीक। एक शब्द हमने बोला था कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि पूरे राउंड सर्कल में वर्क डन क्या हो, पूरे राउंड सर्कल में वर्क डन क्या हो, बोला है कि नहीं, बोला था राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होगा, बता दिया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर तुम बात करो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, बोलो सही है। और जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप बोलते हैं mg होता है। क्या होता है, ये देखो mg कहीं और से नहीं आता, आता है यहीं से। इसको हम आगे जब डिराइव करेंगे स्मॉल g के टर्म में लेंगे तो mg मिल जाएगा। ये दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर ही होंगे। mg कैसा फोर्स होता है,
कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर कैसा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? लिख लीजिएगा। अभी ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स फोर्स बराबर तो होंगे ही ना। अब आगे चलिए, एक लास्ट रिमार्क लिखिए, लास्ट रिमार्क लिखिए। देखो, जैसे मान लीजिए एक मास 2 kg है और एक मास 3 kg है, इनके जो बीच का मीडियम है, मान लीजिए r डिस्टेंस, ये जो बीच का ये मीडियम है, सपोज करिए वैक्यूम है, क्या है? ये 2 kg और ये 3 kg, इनके बीच का जो मीडियम है उसमें क्या डाला हमने? 2 kg और 3 kg, बीच का मीडियम मान लीजिए हमने कोई ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया? तो एग्जामिनर कहा कि जब वैक्यूम है तो इनके बीच का जो फोर्स है वो 80 न्यूटन है। कितना है? तो वाटर में कितना फोर्स होगा? ये किसमें है? वैक्यूम में। तो वाटर में क्या फोर्स होगा? ऑयल में क्या फोर्स होगा? बताइए। तो आप कहोगे सर 80 न्यूटन होगा। क्या होगा? इससे ये क्लियर होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बीच के मीडियम पे डिपेंड, चाहे वैक्यूम हो, चाहे वाटर हो, चाहे ऑयल हो, चाहे जो भी आप डाल दो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट करता है। आप खुद भी अपने मीडियम में देख सकते हैं, कहीं पर भी देखो, आप एटमॉस्फेयर में हो, एयर में हो तो भी ग्रेविटेशनल एक्ट करता है, पानी के अंदर चले जाओ ग्रेविटेशनल एक्ट करता है, कहीं पर भी चले जाओ ग्रेविटेशनल एक्ट करता है कि नहीं? इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द मासेस। बोल सकते हैं कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लिख लीजिएगा। तुम्हारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही जो पेन वाला भी कर लेते हैं, कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल लें तो ज्यादा अच्छा। चलो भाई तनिष्क, आओ तुम्हारा एग्जाम्पल निकाला जाए, मिटा दें। देखो, फोकस होके देखिएगा। एक क्वेश्चन, सब लोग इधर। जैसे आपके मन में एक खुजली होती है सर, जैसे ये सर, ये 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर, इनके पास भी मास होंगे, इनके पास भी क्या होंगे सर? जब इनको हम ऐसे मेज पे रख रहे हैं तो ये ऐसे अट्रैक्ट होती क्यों नहीं दिख रही हैं? होता है ना सर, अट्रैक्ट होती, देखो जरा क्यों नहीं दिख रहा है? सपोज करो एक, सुन दो, सपोज कर एक ये पेन है, ठीक है, मान लो ये पेन है, और एक ये है, इनके बीच की कितनी डिस्टेंस रखना चाहते हो? 10 का किलोमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना लो तो मीटर ले लो, ज्यादा सही है। 1 मीटर ठीक है, छोटे आंकड़े लो, ज्यादा सही। मार्कर कितने ग्राम का होगा? 5-10 ग्राम का होगा, है ना? चलो 10 ग्राम। ये भी कितना? अगर केजी कन्वर्ट होगा तो, केजी कन्वर्ट होगा तो ऐसा बोल सकते हैं, कितना होगा? 1 0 से कटा, कितना आएगा? 10 की पावर -2 kg, 10 की पावर -2 kg। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? बोलो सही। ग्रेविटेशनल फोर्स जरा इनके बीच लगाओ जरा, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस, मास कितना है? 10 की पावर -2, मास कितना है? 10 पावर, देखो जी m1 m2 अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर। आर कितना है? अब चलो 6.6, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कितना होगा? 10 पावर -4, और 10 पावर -11 कितना आया? 10 की पावर न्यूटन। अब ये फिगर देखो कितना बड़ा फिगर है, कितना बड़ा फिगर है, बहुत ज्यादा ही छोटा है। इसका आंसर क्या होगा? 0.00000000 गिनते रहो, 13-14 जीरो गिन लो, और उसके बाद 6.6 जो है 6 लगा दो, तो सोचो जीरो से भी कितना कम है। बोलो है कि नहीं? तो इसीलिए हमको इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कुछ समझ में
क्योंकि लग तो रहा है मगर इतना ज्यादा कम है कि वो महसूस। अब क्लियर हुआ? लिख डालो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में कौन सा पल होता है? PLE की PAL? PLE। ये हमेशा कंफ्यूजन भरा रहता है ना, प्रिंसिपल रहता है ना, सोचना पड़ जाता है कि कौन वाला पल लगाए। देखो अब पेन को रखो, सपोज करो एक मास m1 है, एक मास m2 है, एक मास m3 है और एक ये मास है m0 जिसको हम टेस्ट मास कहेंगे। क्या कहेंगे? टेस्ट मास। उससे टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? जैसे टेस्टर होता है, टेस्टर क्या करता है? टेस्ट करता है। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? बोलो क्लियर? अब देखो ये m0 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। m0 इसको क्या करेगा? तो इसको ऐसे खींचेगा तो फोर्स किधर लगेगा? बोलो। m0 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा तो अपने तरफ करेगा, ऐसा होगा। m3 को क्या करेगा? तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? 3 फोर्स। बोलो सही है? कहने का मतलब ये है कि ये जो m0 है ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करा, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, सीधा बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अब अगर देखो, अगर उस m0 यानी कि P पॉइंट पे अगर आप नेट फोर्स निकालो तो नेट फोर्स कितना आएगा? F1, F2 और F3। अगर और होता तो एंड सो ऑन। बोलो होता, एक मास और होता तो 4 होता। ठीक, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब किसी ना किसी एंगल पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? कि कोई एक ही डायरेक्शन में लग रहा है? नहीं। जब सारे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तब कैसा एडिशन करते हैं? वेक्टर एडिशन करते हैं। कौन सा एडिशन करते हैं बच्चों लोगों? वेक्टर एडिशन। तो आपने करा क्या? अगर सोच के देखो यहां पे क्या किया, तो आप कहोगे सर हमने नेट फोर्स निकाला। कहां पे? P पॉइंट पे। क्या निकाला? नेट फोर्स निकाला। कहां पे? नेट फोर्स कितना होगा? F1, F2 और F3। मगर उनका जोड़ कैसा करेंगे? वेक्टर वाला, क्योंकि ये फोर्स एंगल पे लगते हैं। जब एंगल पे देखो, सीधा से एक फंडा समझो कि मान लो अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो तुम एल्जेब्राइक सम फटाक से कर देते हो F+F। बोलो होता है? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए F1, F2। तब तुम क्या करते हो? F1 माइनस, अब एक फोर्स ऊपर लग रहा हो और एक फोर्स ऐसे लग रहा हो, अब क्या करोगे? अब जोड़ पाओगे? यहां तो चलो एलजेब्रा इस्तेमाल कर लिए, तुम जोड़ दिए, सीधा घटाना उठाना। यहां क्या करोगे? अब तुम यहां पे निकालोगे रिजल्टेंट। क्या निकालोगे? और रिजल्टेंट जब निकालते हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कैसा एडिशन करोगे? समझ गए? इसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का फोर्स आपने एक जगह निकाल दिया। क्या किया? पूरा ये M1, M2, M3 तीनों मिला के एक सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो करा क्या आपने? सही मायने में अगर देखो तो इस पूरे सिस्टम का फोर्स एक जगह निकाल दिया, उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ गए? अगर आप पूरे सिस्टम का फोर्स अगर किसी एक पॉइंट में निकालते हो तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ गए कि नहीं? कितना बनाओ पहले। फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट P। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट P। फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट P। देखो सपोज करो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे मास m है, यहां पे मास m है और ये मास कितना है? m। बोलो सही? इस P पॉइंट, ये P पॉइंट है, यहां पे आपको फोर्स बताना है। क्या बताना है? अब देखो बच्चों, पेन को रखो, एक को अच्छे से समझो। इनके बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है? x है। हमको सिस्टम का नेट फोर्स यहां बताना है। अब ये वाला मास इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। बोलो सही? ये वाला मास इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, फोर्स किधर लगेगा? नीचे। अब ये बताओ दोनों फोर्स किसी ना किसी एंगल पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे?
और ये एंगल कितना होगा, तो इसका मतलब ये भी एंगल कितना होगा। जब दो फोर्स किसी एंगल पे लगते हैं तो उनका निकलता क्या है, इसको मान लो A, इसको मान लो B। अब रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स का फॉर्मूला बनेगा क्या, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा, और थीटा जगह क्या रखोगे 60। बोलो क्लियर। अब देखो A की वैल्यू क्या है एफ स्क्वायर, B की वैल्यू क्या है एफ स्क्वायर, A की वैल्यू क्या है एफ। cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, कितना होगा एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों लोगों, √3 एफ स्क्वायर। तो हमारा जो नेट फोर्स आया वो कितना है √3 और कितना एफ आया कि नहीं, एफ बाहर हो जाएगा। अब बच्चों एफ की वैल्यू जरा बता दो, तो आप कहोगे G m1 m2 अपॉन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और एफ की वैल्यू यहां रख दो √3 G m स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, आ गया आंसर, लिख डालिएगा। एट पॉइंट P, चलो फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट P। देखो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, मगर आपकी मास पॉइंट कहीं अलग होगा, ठीक। जैसे सपोज करो ये मास कितना है m, ये मास कितना है m, ये मास कितना है m। अब की जो मास हमने यहां रखा है वो सेंट्रॉइड पे रखा है, कहां रखा है बोलो ठीक। ये क्या है, ये P पॉइंट है, ये क्या है, तुमको यहां पे नेट फोर्स बताना है, यहां पे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो x है तो सभी x ही होगी, कोई तो अलग होगी नहीं। अब देखो कैसे करोगे, ये जितने भी पॉइंट है इनको मिलाओ, इनको क्या करो ऐसे मिलाओ, मिला लिए, कोई दिक्कत। अब सोचो कि m0 सबको अट्रैक्ट करेगा, m0 सबको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। देखो इधर देखो, चला जाएगा मोबाइल तो बाद में चला लोगी। और एक चीज और, अगली क्लास से मोबाइल कोई नहीं चला, स्विच ऑफ करके बैठना, ठीक भाई, सब लोग स्विच ऑफ करके, नहीं तो बताएं चाहे जितना अच्छा लेक्चर यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा वो घुसेगा नहीं, बाद में परेशान रहोगे। कोशिश ये किया करो मोबाइल बैग में रखा करो। m0 इसको क्या करता है अट्रैक्ट करता है, m0 इसको क्या करता है अट्रैक्ट करेगा, तो किधर फोर्स लगेगा, m0 जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किधर लगाएगा नीचे, बोलो सही है। m0 जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो किधर फोर्स लगाएगा इधर, फोर्स ऐसे ही लगेगा कि नहीं, देख लो। जब m0 इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर अट्रैक्ट किया, इसको अट्रैक्ट करेगा तो नीचे, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर, बोलो होगा। अब अगर ध्यान से देखो ये पूरा डिग्री कितना है, ये कितना होगा, ये कितना है, तो ये कितना होगा 60, क्योंकि इंटीरियर 180 बनना चाहिए कि नहीं, 30 90 और 60 180 हुआ कि नहीं। ये पूरा कितना है, ये कितना होगा, ये कितना है, तो ये कितना होगा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 120, बोलो होगा कि नहीं होगा। हमें क्या दिख रहा है, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, सारे फोर्स क्या हैं सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, मास का पेयर मास का पेयर मास का पेयर सब कुछ सेम। अब देखो ध्यान से सब लोग बच्चों, ये पूरा 120, तो ये कितना बनेगा 60, ये कितना बनेगा 60, शांति से देखोगे तो आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो f को अगर इधर रिजॉल्व करो तो f का क्या आएगा cos 60, f का क्या आएगा, f को जब इधर रिजॉल्व करो तो f का क्या आएगा sin 60, बोलो क्लियर। f को जब इधर रिजॉल्व करो तो क्या आएगा cos 60, और जब f को तुम इधर रिजॉल्व करोगे तो f का कितना आएगा sin 60, बोलो क्लियर हुआ। अब देखो f sin 60 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर f cos 60 कितना होगा 2f cos, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है, अब बताओ cos 60 कितना होता है 2 से 2 क्या हुआ, तो इसका ना ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है,
ये भी एक दूसरे को क्या मारेंगे, तो इसका मतलब है कि उस P पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा, समझ गए कि नहीं? क्या होगा नेट फोर्स, क्या होगा, और सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। बोलो सही है, इक्विलिब्रियम तो पढ़ा चुके हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या हो, लिख लीजिएगा। जो चीज नहीं समझ में आए उसको स्टार बना के क्लास के बाद जरूर पूछिए। और ये सब रिजोल्यूशन तो पढ़े हो, क्या कॉस रही, समझ में आता तो एकाग्र होके देखोगे तब वो समझ में आएगा। इसमें